हुए लगभग 45 मिनट 3:50 पर यह बैठक शुरू हुई थी। कल हमने देखा था 30 से 35 मिनट बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी, यानी अब कुछ ही मिनट बचे हैं जब नाम का ऐलान हो जाएगा। थोड़ी ही देर में सीएम के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। पर्यवेक्षकों की टीम अंदर मौजूद है। उम्मीद की जा रही है जो बीजेपी का पूरी प्रक्रिया होती है, दिल्ली से जो नाम आएगा वो तमाम विधायकों को बता दिया जाएगा, फिर एक व्यक्ति उसका प्रपोजल करेगा, उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा और मोहन यादव सरप्राइजिंग नेम, मोहन यादव एमपी के नए सीएम होंगे। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, कई बड़े चेहरों को चौंकाते हुए मोहन यादव एमपी के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय को पीछे छोड़ते हुए एमपी के नए मुख्यमंत्री चलो, मोहन यादव एमपी के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कई बड़े नामों को चौंकाते हुए मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री, किसी ने सोचा भी नहीं होगा क्योंकि सुबह से कई और नाम चल रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर चल रहा था, कैलाश विजयवर्गीय चल रहा था, ज्योतिरादित्य का नाम चल रहा था, लेकिन अब जो सबसे चौंकाने वाला नाम जो बीजेपी हमेशा करती है, उनमें मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अंदेशा, आशंकाएं, अटकलें जो लगाई जा रही थी कि इस बार बीजेपी आला कमान मध्य प्रदेश में परिवर्तन के मूड में नजर आ रहा है और वही फैसला अब सामने आ गया है। जैसा हम कह ही रहे थे कि लगभग 40 मिनट बैठक को हो गए हैं। अब कुछ भी किसी भी पल मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है और वो घोषणा हो गई है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन अंदर लगभग सारी औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी कर ली जाती हैं और ये नाम निकलकर जो सामने आया है, मोहन यादव एमपी के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम अपने सहयोगियों से ये बात जानने की कोशिश भी करेंगे कि मोहन यादव के पीछे ऐसी क्या रणनीति बीजेपी ने अपनाई है, क्या मैसेज देने की कोशिश यहां पे की जा रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर को इग्नोर कर दिया गया, कैलाश विजयवर्गीय को इग्नोर कर दिया गया, 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उन सब से हटकर एक सरप्राइजिंग नाम देते हुए मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मोहन यादव एमपी के नए सीएम होंगे। तो लगभग 40 मिनट की इस बैठक के बाद यह नतीजा सामने आया है कि मोहन यादव एमपी के नए मुख्यमंत्री होंगे। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, एक नाम है उनका मध्य प्रदेश की सियासत में, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में वो आगे नहीं चल रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव। सबसे ज्यादा चौंकाया है अगर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी ने, तो वो गुजरात और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में, क्योंकि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव का। विपिन, मोहन यादव बिल्कुल चौंका दिया है बीजेपी ने, सरप्राइजिंग नेम, जरा बताएं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से बीजेपी ने मोहन यादव पे दांव खेला है। देखिए, बिल्कुल मोहन यादव मध्य प्रदेश में 2013 में पहली बार उज्जैन जो कि मालवा का क्षेत्र कहलाता है, उज्जैन दक्षिण से यहाँ पर विधायक हैं और इस बार भी चुनाव जीते हैं। 2013 में पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता था, 2018 में दूसरी बार विधायक बने और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार में यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री भी मोहन यादव बने। एक ऐसा चेहरा जिसको लगातार जो संघ का बेहद ही करीबी चेहरा माना जाता है, मोहन यादव संघ से बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं और एक न्यूट्रल मैन की तरह दागदार छवि के तौर पर इनके पास कोई भी दाग नहीं था। जिस तरह का फार्मूला छत्तीसगढ़ में अपनाया गया, किसी भी तरह का दाग ना होना, वही फार्मूला मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में एक यादव समाज, यादव यानी एक ओबीसी, या जिस चेहरे की बात की जा रही थी, हम उस ओबीसी चेहरे को जाहिर सी बात है कि भूल रहे थे कि इन ओबीसी चेहरे में प्रहलाद पटेल के अलावा मोहन यादव भी वो चेहरा हो सकता है जो बेहद संघ का बहुत ही करीबी जो रहे हैं। लेकिन सोचिए, देखिए
2013 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा तो 2013 में जब जीते, 2013 के बाद 2018 में दूसरी बार चुनाव लड़ा, 2013 के बाद विधायक हो गए। ये तीसरी बार ये मौका था कि तीसरी बार के विधायक हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी मोहन यादव रहे हैं। उम्र 56 साल है, यानी युवा चेहरे की तलाश जिस तरह से आला कमान को थी, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को थी कि 50 से 60 साल की उम्र का एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो आगे की राजनीति मध्य प्रदेश की करता नजर आए। मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी को भी एक मैसेज देने की इसमें कोशिश थी कि एक 56 साल की उम्र के मोहन यादव को यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी है। तो यही वजह है कि अब मोहन यादव का जो सियासी गणित यही कहता है कि यादव समाज के साथ साथ उन ओबीसी वोटर्स का जो जिक्र विपिन ये माने कि मोहन यादव को चुनने के पीछे जिस तरह से विपक्ष ने पिछले कई महीनों से ओबीसी को लेकर एक बड़ा राजनीतिक कार्ड खेला है, राजनीति की जा रही है, तो मध्य प्रदेश से बीजेपी ने एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि देखिए हमने ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है और मध्य प्रदेश में लगभग 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं। तो ये एक के साथ कई निशाने साधे यहां पर बीजेपी ने। विपिन, बिल्कुल कई निशाने। और एक बात और मैं आपको खास बता दूं कि मोहन यादव को लेकर जब यहां पर नाम रखा गया तो उसमें शिवराज सिंह चौहान से भी उनसे मर्जी ली गई थी। शिवराज सिंह चौहान के भी करीबी माने जाते हैं मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान से उनके बेहद अच्छे रिश्ते भी हैं। यही वजह है कि शिवराज की इस कैबिनेट में मोहन यादव को यहां पर कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। और अब इसलिए जिस तरह से हमने देखा कि रमन सिंह से भी जो नाम पूछे गए थे मध्य प्रदेश में मोहन यादव का जब नाम रखा गया तो शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि ये नाम न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि एक युवा चेहरे के तौर पर मोहन यादव ठीक है विपिन, सीधा रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, अभी हम देख रहे हैं हलचल तो भोपाल में देखने को मिल रही है, लेकिन सारी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई थी। एक बार फिर बीजेपी ने चौंकाया है। हरियाणा और गुजरात के बाद मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर, एज ए बीजेपी रिपोर्टर, कितना चौंकाया इस खबर ने आपको? देखिए, जाहिर तौर पे ये एक बात तो तय थी कि तीनों राज्यों में बदलाव होगा और मध्य प्रदेश के बारे में उनके नेता, जो बीजेपी के नेता है, वो कहते थे इस बार न शिवराज होगा न महाराज होगा, और सही बात वही सही साबित हुई। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और एक अच्छी बात ये होती है बीजेपी में कि अमूमन जब इस तरह के फैसले होते हैं तो जो वर्तमान में मुख्यमंत्री होता है वही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करता है। और विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा। 2 बार के विधायक हैं, युवा चेहरे हैं, और बीजेपी, जैसा कि हम लोग लगातार आपके साथ भी जब सोच में हम लोग चर्चा करते हैं तो ये चर्चा थी कि ऐसे लीडरशिप को बीजेपी लाना चाहती है जो अगले 15-20 साल तक राज्य में शासन कर सके, पार्टी को लीडरशिप दे सके, और वही हुआ है। तो जाहिर तौर पे जो कहा जा रहा था कि 2 डिप्टी सीएम और 1 मुख्यमंत्री, यानी सब के सब नए होंगे। दिल्ली से गए हुए तमाम नेताओं को उम्मीद थी, जो सांसद से विधायक बने थे, कि कम से कम डिप्टी सीएम का पद तो हमें मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ पे पानी फेरते हुए बीजेपी आला कमान नजर आया। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने, वहीं राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी 1 और 2 का डबल का जो फॉर्मूला था वही लागू हुआ है। और जो बीजेपी के नेता हमेशा इस बार कहते नजर आ रहे थे, ना शिवराज ना महाराज, उसी तर्ज पे मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी ने जाहिर तौर पे ठीक है अपने दर्शकों को बड़ी खबर दे दें कुमार, बड़ी खबर दे दें। 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। तो ये तीनों नाम बड़े सरप्राइजिंग है इस वक्त की, ये बड़ी खबर। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, वो नाम भी सामने आ गए, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। विपिन, आपकी तरफ रुक कर रहा हूं। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा 2 डिप्टी सीएम होंगे, इनके प्रोफाइल के बारे में जल्दी से दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, राजेंद्र शुक्ला विंध्य से आते हैं और विंध्य को प्रतिनिधित्व देना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस बार विंध्य के जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में पिछली बार भी देखने को मिले थे। राजेंद्र शुक्ला को आपको बता दूं कि ठीक जब चुनाव से ठीक 2 महीने पहले मध्य प्रदेश में उनको
जनसंपर्क मंत्री बनाया गया है राजेंद्र शुक्ला को, क्योंकि लगातार विंध्य क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है जो बीजेपी का सपोर्टर रहा है। वहां की जनता ने बीजेपी को पिछले चुनाव में भी जीत दिलाई थी। और ठीक है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज की सियासत की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम के नाम की भी घोषणा कर दी गई है, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। जब आपके अपने शिंगल्स के दर्द से गुजरेंगे, उन्हें कीलों की चुभन या असहनीय जलन हर पल सहना पड़ सकता है। 50 या उससे अधिक उम्र वाले हर 3 में से एक व्यक्ति को शिंगल्स हो सकता है, पर अब वैक्सीनेशन द्वारा अपनों को शिंगल्स से बचाना संभव है। शिंगल्स और उससे बचने के बारे में आज ही अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। अब करो ड्राई स्किन को पल में छू मंतर। पेश है एलोवेरा युक्त आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम। अब ड्राई स्किन को बोलो छू मंतर। सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी देने के मामले में हरियाणा नंबर 1 राज्य बनकर सामने आया है, जहां सरकार एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करती है। हरियाणा सरकार एमएसपी पर गेहूं, सरसों, जौ, चना, धान, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल की खरीद कर रही है। हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हो किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो। मनोहर लाल सरकार किसानों को भुगतान भी सबसे तेजी से कर रही है। बिल्कुल, हमारे खातों में 72 घंटे में हमारी फसल का पैसा आ जाता है। राज्य में हर किसान को उसकी फसल बिकने के 72 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाता है। छोटा बड़ा हर मोमेंट लगे और भी बेहतर जब मेरे साथ हो मेरा फेवरेट सिग्नेचर ब्लैंकेट। Everything feels warmer. Signature blankets. It completes me. पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर पतंजलि हनी। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के खंडपीठ का बड़ा फैसला। सीजीआई ने कहा अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला एकदम सही, भारत के संविधान से चलेगा जम्मू कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा धारा 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध, केंद्र सरकार के जरिए उठाया गया फैसला बिल्कुल सही था। अनुच्छेद 370 पर फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा युद्ध के हालात की वजह से अंतरिम व्यवस्था था अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370 अस्तित्व में रहेगा। सीजीआई ने कहा अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान, भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं, जम्मू कश्मीर के पास सार्वभौमिक अधिकार नहीं, 370 के लिए संविधान सभा की सिफारिश जरूरी नहीं। सीजीआई ने फैसला सुनाते हुए कहा भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से मैं निवेदन करूंगा पार्टी के संबंधी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण रंजन शर्मा का आज की इस कार्रवाई का समापन करने के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आपकी टीवी स्क्रीन पर या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर या फिर लैपटॉप पर इस समय न्यूज 24 पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो भोपाल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना नया मुख्यमंत्री चुन लिया है और उस नए मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने इस समय जो पानी पी रहे हैं वही है मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर के बाईं तरफ बैठे हुए हैं मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, जो कि पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री, और अब पोडियम पर आकर अपनी बात रख रहे हैं मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। संघ के करीबी माने जाते हैं, कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि है, 2 बार के उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और जैसा मैंने बताया 1 बार
मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। आइए जरा सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा बयान आज की इस कार्रवाई आज नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक में हमारे नए नेता चुने गए आदरणीय मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर खट्टर जी, आदरणीय लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा रकड़ा जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठक विधिवत तौर पर अब समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। जैसा आपने देखा, मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री का ऐलान बीजेपी की विधायक दल की बैठक में हो गया है। अगले मुख्यमंत्री होंगे जी शिवराज नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर नहीं, प्रहलाद पटेल नहीं और कोई भी नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं, डॉक्टर मोहन यादव। जैसा नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी करती है, एक बार फिर वही हुआ है। मध्य प्रदेश में भी एक नए चेहरे को सामने रखकर सबको चौंका दिया है बीजेपी ने या फिर मोदी और शाह की जोड़ी ने। यह तस्वीर देख लीजिए, डॉक्टर मोहन यादव इनका नाम है, जो मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इनका ऐलान भी अब हो गया है। अब कोई शक नहीं रह गया, कोई बहस नहीं है, किसी अटकल के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। यह विधायक दल की जो बीजेपी की भोपाल में बैठक चल रही है, वहां की सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर पर्यवेक्षकों के साथ साथ अब विधायक दल ने भी मोहर लगा दी। अब सारे के सारे विधायक आप देख सकते हैं, उनको फूल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और अब डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर मोहर लगने के बाद अब उनका मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेना तय है। शपथ ग्रहण कब होगा, अब देखना यह है। साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम्स का भी ऐलान हुआ है। 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला होंगे और एक और 2 उप मुख्यमंत्रियों के नामों का भी ऐलान इसी बैठक में कर दिया गया है। शिवराज जी देखिए, जिनके बारे में माना जा रहा था कि वो रेस में सबसे आगे हो सकते हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में ही बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, शिवराज जी भी डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दे रहे हैं नया मुख्यमंत्री बनने पर। उज्जैन दक्षिण से 2013 और 2018 का चुनाव जीत चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव, और 2023 में भी अपना चुनाव जीते हैं और पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। अब जाहिर है यादव हैं। क्या बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की है? छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहां एक ट्राइबल को बनाया, एसटी से ताल्लुक रखने वाले विष्णुदेव साय को। यहां ओबीसी, शिवराज जी भी ओबीसी थे, तो माना यही जा रहा था कि अगर एक ओबीसी को हटाया जाएगा, उनकी जगह एक ओबीसी को लाया जाएगा। लेकिन जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला नाम के 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। तो 2 डिप्टी सीएम और एक ओबीसी सीएम। बीजेपी ने 8-10 दिन सोच विचार करने के बाद यह फॉर्मूला अपनाया है मध्य प्रदेश में, जहां 163 सीटें बीजेपी ने इस बार 230 में से जीती थी। और जाहिर है आपको पता है नेतृत्व नरेंद्र मोदी का था और शिवराज सिंह चौहान का भी था। अब ऐसे में ये तस्वीर देखिए जरा, जब शिवराज सिंह चौहान, जाहिर है आप भी सोच रहे होंगे कि इस समय शिवराज जी के मन पर क्या बीत रही होगी। और ये जो नई जानकारी है उसके मुताबिक नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की नई विधानसभा में स्पीकर बनाए जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बनेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को स्पीकर बनाया जा रहा है, उनका नाम है सबसे आगे, वहीं इसी तरफ मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर हैं, सीएम है मोहन यादव और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ये 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में। यानी कि सारे बड़े फैसले ज्यादातर जिनका सबको इंतजार था वो मध्य प्रदेश में आखिरकार बीजेपी की विधायक दल में बैठक में ले लिए गए हैं। और अब बस शपथ ग्रहण का इंतजार है। देखते हैं कि मंत्री कितने बनते हैं, कौन कौन बनता है और किसको कौन सा विभाग दिया जाता है। और दिलचस्प यह भी होगा देखना कि अब जो सांसद विधायक बनकर आए हैं उनको क्या मंत्री पद दिया जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर का तो तय हो गया, जैसे मैंने बताया आपको कि वो स्पीकर बनेंगे।
बाकी सांसदों का क्या होगा जिन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है? क्या वो मंत्री बनेंगे? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी शपथ ग्रहण की तारीख नहीं आई है। सीएम का नाम डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व कृषि मंत्री, और एक और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। तो 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम और स्पीकर के नाम का ऐलान मध्य प्रदेश में हो गया है। आप भी जानना चाहेंगे मोहन यादव कौन है, मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। तो इनकी कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि मानी जाती है, पर हैं ओबीसी। सनातन धर्म के प्रति जो इनकी निष्ठा है, उसका इजहार, उसकी अभिव्यक्ति लगातार सोशल मीडिया पर और मीडिया में करते रहते हैं डॉक्टर मोहन यादव। संघ के करीबी माने जाते हैं, 2 बार के विधायक, 1 बार के कैबिनेट मंत्री। लेकिन इस बात पर गौर कीजिएगा, एक बार फिर मीडिया, सोशल मीडिया या फिर बाकी सब सर्कल्स में, सब जगह जो मुख्यमंत्रियों के नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी, उनमें मोहन यादव का नाम कहीं भी नहीं था। अचानक एक ऐसा नाम बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने फिर देश के सामने रख दिया है, जिससे हर कोई चौंक गया है। और साथ ही ओबीसी को सामने रखकर एक साथ कई निशानों पर तीर चलाया है इस नई बीजेपी ने। इसमें भी कोई शक अब नहीं रह गया है। पर हां, जैसा बार बार मैं आपको यह तस्वीर दिखा रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान खुद फूल देकर डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। यह तस्वीर काफी दिलचस्प है, लेकिन बहुत गहरे मायने भी रखती है। शिवराज सिंह चौहान, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने 163 सीटें जीती, आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, इस बात का ऐलान हो गया है। अब शिवराज जी का रोल बीजेपी में क्या होगा? क्या वो केंद्र में मंत्री बनेंगे? यह देखना अभी बाकी है। मेरे सहयोगी सुकेश रंजन स्टूडियो में आ गए। सुकेश, लगातार हम चर्चा कर रहे थे कौन बनेगा, कौन बनेगा। आखिरकार मोहन यादव का नाम चौंकाने वाला तो है, पर आपके हिसाब से बीजेपी की रणनीति मोहन यादव के नाम के पीछे क्या है? सुकेश, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जब नड्डा कुछ नामों के साथ प्रधानमंत्री के यहाँ गए थे, तो प्रधानमंत्री उन नामों से संतुष्ट नहीं थे जिन नामों की चर्चा मीडिया में थी। माना कि आपको मालूम है, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, रीति पाठक, राकेश सिंह और तमाम ऐसे नाम थे, नरेंद्र सिंह तोमर, कि इनको बनाया जा सकता है। तो एक सरप्राइज देने का एक आइडिया उस समय से था। मोहन यादव के बारे में आपने बता दिया। वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। मेरी जानकारी में सुरेश सोनी, जो संघ के बहुत बड़े नेता हैं, उनके बहुत करीबी बताए जाते हैं। महाकाल की नगरी से आते हैं, एक और उनकी खासियत अब जोड़ लीजिए उसमें। 3री बार के विधायक हैं। और यादव, ये कम लोगों को मालूम है शायद, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको शायद मालूम होगा, करीब 13% यादव मध्य प्रदेश में हैं। और इसीलिए एक ऐसा दांव चला है जो न सिर्फ मध्य प्रदेश पे भी असर करे, बिहार और यूपी, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव ने गठबंधन बनाया है। अखिलेश यादव यादवों के मसीहा के तौर पे देखे जाते हैं, मुलायम सिंह के बेटे, वो सारे यादव उनको वोट करते हैं। तो यादवों को अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश इनको बनाकर, न सिर्फ मध्य प्रदेश में, एक जब एसटी बनाया था छत्तीसगढ़ में, तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ओबीसी या तो शिवराज सिंह चौहान बने रहेंगे या ओबीसी को कोई ओबीसी रिप्लेस करेगा। तो ओबीसी को एक ओबीसी ने रिप्लेस कर दिया है। अपेक्षाकृत बहुत नए हैं, लेकिन उनके साथ जो 2 लोगों को बनाया है, एक उसमें ब्राह्मण है, एक उसमें शेड्यूल कास्ट से आते हैं। तो एक ऐसा कॉम्बो बनाने की कोशिश की है जो न सिर्फ मध्य प्रदेश में चले, बल्कि उसकी एक दूरगामी छाप आपको राष्ट्रीय राजनीति पे दिखाई दे, जो उस धार को कुंद करने के लिए जरूरी थी, जो कास्ट सेंसस के नाम पे बार बार आ रहा है। जातिगत जनगणना को लेकर जो एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी पे। और ऐसी परिस्थिति में जब 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी खुद के लिए उतरते हैं, तो कास्ट कॉम्बिनेशन कहां ठीक बैठेगा? अब सबकी निगाहें होंगी राजस्थान में कल कि एक जगह ओबीसी, एक जगह एसटी, जो वहां का एक बड़ा चंक है वोट का, और जो नारी वंदन अधिनियम, विमेन रिजर्वेशन कर देते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट नाम है। तो क्या वहां एक महिला होंगी? और महिला होंगी तो क्या वो वसुंधरा होंगी, या वसुंधरा को रिप्लेस किया जाएगा?
जो ट्रेंड चल रहा है तो आप मानकर चलिए कि अब वसुंधरा नहीं होने वाली है, तो क्या वहां कोई महिला होगी? तो कुल मिलाकर एक नई पौध, इसके 2-3 मायने हैं मानक समझिए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण एरा की, आडवाणी का जो एरा था वो चला, उसके बाद एक जनरेशन शिफ्ट हुआ, नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह नरेंद्र मोदी डुओ की पार्टी नियो बीजेपी आजकल है, वो अपने सामने एक शिफ्ट, जनरेशनल शिफ्ट करना चाहते हैं। एक आपने देख लिया रमन सिंह ने खुद प्रस्ताव किया और एक एसटी वहां बना दिए गए। एक आपने अभी देख लिया कि शिवराज सिंह चौहान, बहुत कम लोगों को ये विश्वास था, मैंने खुद से जो जानकारी शुरुआती दिनों में जिस दिन ये रिजल्ट आया था उस दिन ये जानकारी मिली कि नहीं, शिवराज सिंह को हटाना मुश्किल होगा, शिवराज सिंह इज सेफ, कोई बाकी दोनों प्रदेशों में बदले जाएंगे। लेकिन शिवराज सिंह को हटाना भी एक जनरेशनल शिफ्ट के तौर पे आ रहा है कि बीजेपी में नई पौध, नई पीढ़ी के राजनेता तैयार किए जाएंगे और उसी के तहत इनको आगे किया गया है। राजस्थान भी आप देखेंगे तो वो भी अब चौंकाने वाला होगा। ओके, अब राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस होगी। ये डॉक्टर मोहन यादव को क्यों मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? राजस्थान में भी क्या कोई बड़ा चक्रव्यूह रचने वाली है 24 के लिए बीजेपी? शिवराज सिंह का पत्ता क्यों कटा? छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, उनका नाम क्यों आगे किया गया? और इसी बहस में आज आपकी स्क्रीन पर जो मेहमान दिख रहे हैं आपको, मेरे साथ शामिल होंगे प्रत्युष कंठ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस की तरफ से आ गए हैं, वारिस पठान भी हैं आज मेरे साथ, AIMIM के प्रवक्ता हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी आ गए और विजय त्रिवेदी भी आ गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी की भविष्यवाणी तो सही भी हो गई छत्तीसगढ़ में, 5-7 दिन पहले ही कह दिया था इन्होंने विष्णुदेव साय बनेंगे और देखिए सही हो गए। पहले तो मुबारकबाद दे दूं हर्षवर्धन जी आपको, ऐसे में जब कोई खबर, इस तरह की बड़ी खबर मिलती नहीं है, आपकी खबर बिल्कुल सही छत्तीसगढ़ में हो गई। और ये मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ये क्या रणनीति है बीजेपी की हर्षवर्धन जी? नहीं मानक जी, सबसे पहले तो मोदी शाह युग में अगर अनुमान सही निकल जाए तो आनंद लेना चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं। हाँ। लेकिन विष्णुदेव साय, चूंकि एक तरह से कहें कि जिस तरह से 2 गुना सीटें भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों ने दी, लगभग तय दिख रहा था, संघ के बहुत जुड़े हुए हैं। और एक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी नाम चुने गए, अब मोहन यादव का नाम सबके लिए चौंकाने वाला है। करीब आधे एक घंटे पहले उज्जैन से किसी मित्र ने भेजा कि हमारे यहाँ के विधायक हैं उज्जैन से, ये बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। तो मैंने उनको कहा कि अरे भाई, ऐसे तो सबको लगता है कि अपना विधायक मुख्यमंत्री बनेगा, तो किसी को अनुमान नहीं था। लेकिन एक बात तय थी कि पिछड़ी जाति का ही मुख्यमंत्री बनेगा। कमाल की बात यह है कि वहां अगर हम देखें तो जो चौहान हैं, जो लोध पटेल हैं, जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल आते हैं, वो ज्यादा प्रभावी जातियां हैं। अगर पिछड़ी जातियों में कहें, यादव जातियां बहुत प्रभावी नहीं है। लेकिन रोचक चीज मोहन यादव के बारे में, मोहन जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति शुरू करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रेवंत रेड्डी ने शुरू की थी। लेकिन रेवंत रेड्डी थोड़ा दूसरी तरफ चले गए, टीडीपी और कांग्रेस, ये यहीं बने रहे, संघ के स्वयंसेवक हैं। और मोहन यादव, मध्य प्रदेश में 2 तरह के यादव होते हैं, एक तो वो जो कुछ गुजरात से आए हैं या मध्य प्रदेश के हैं, दूसरा कुछ लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से वहां माइग्रेट किए हैं। मोहन यादव उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाने वाले लोगों में है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर देखें तो आप जगह जगह रणनीति के तौर पर देखें, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों में, और भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव वहां के प्रभारी थे। तो मुझे लगता है कि एक ये नए किस्म की व्यूह रचना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यानी प्रभावी जाति भले नहीं हो लोध पटेल या चौहान की तरह, लेकिन जो मोहन यादव का प्रभाव होगा। और एक चीज बहुत स्पष्ट दिख रही है, घनघोर संघी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहा है। मैं ये दोहरा रहा हूं, घनघोर संघी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है जानने के लिहाज से। तो अब राजस्थान के लिए नए सिरे से लोगों को अनुमान लगाना चाहिए। वही सोच रहा हूं। विजय जी, आपको भी हैरानी हुई क्या, या आपने भी कहीं 2-4% सोचा था कि मोहन यादव हो सकते हैं? मोहन यादव जी के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, नहीं थी, लेकिन इतना तय था, मानक जी आपके साथ भी शायद चर्चा में ये बात हुई थी कि शिवराज जी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। हालांकि सब लोग उनको फ्रंट रनर मान रहे थे, लेकिन मैं समझता हूं, क्योंकि आप चुनाव के पहले दिन से देखिए, जब शिवराज जी को पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया और उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया। और इस बात पर भी मैंने जोर दिया था कि इन 5 राज्यों में केवल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा दिया कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। तो इसका मतलब उसी दिन से साफ हो गया था कि शिवराज जी अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं कि शिवराज जी लोकप्रिय नेता नहीं है या शिवराज जी ने चुनावों में काम नहीं किया, लेकिन ये तय हो गया था। दूसरी बात ये तय हुई
इन चुनावों में जो मैं पार्टी की तरफ से समझ रहा हूं कि जनरेशनल शिफ्ट, जिसके लिए भी मैं बार बार जोर दे रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जनरेशनल शिफ्ट होगा, यानी रमन सिंह, शिवराज जी और वसुंधरा जी। अब फिर अभी कल तक के लिए मैं रिस्क ले रहा हूं, फिर भी मैं समझता हूं कि वसुंधरा जी, ये तीनों चेहरे जो है अब बाहर होंगे। 2 चेहरे बाहर हो ही गए, रमन सिंह जी भी हो गए, शिवराज जी भी हो गए, और इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं। ये पार्टी की स्ट्रेटेजी भी होती है, कोई बड़े लीडर 20 साल वहां पर काम किया तो नए लोगों को बनाए। त्रिपाठी जी ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि संघ से जो बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं वो लोग, पार्टी उनको आगे ला रही है, हिंदुत्व के चेहरे को आगे ला रही है। मोहन यादव जी को मैं जानता हूँ, वो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में से रहे, सुरेश सोनी जी के उन पर स्नेह बना रहा है, तो वो उस तरह का संघ का उन पर बड़ा असर है। और दूसरा उज्जैन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो है वाराणसी, गोरखपुर हो रहा है, अयोध्या हो रहा है, अब उज्जैन हो रहा है, और फिर मथुरा हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो भी सामने रखा जा रहा है, क्योंकि जब भी आप चर्चा करेंगे मोहन यादव की तो फिर से उज्जैन और महाकाल की चर्चा होगी, तो वो अपने आप उसमें सिमर हो रहा है। ये सारी चीजें ऐसी महत्वपूर्ण हैं जिसको लेना चाहिए। और हम चौंकाने वाला तो हम अपनी झाप मिटाने के लिए कहते हैं सर, क्योंकि हमें जानकारी नहीं, हमारी अज्ञानता चौंकाना कहलाती है, मैं ऐसा समझता हूं। मतलब हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें जानकारी नहीं है, इसे चौंकाना कहना। पर विजय जी एक बात बताइए, देखिए विजय जी, आपने सही कहा कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, ये बीजेपी ने क्लियर कर दिया था पहले से, कोई शक नहीं है। लेकिन प्रचार के आखिरी दिनों में रणनीति बदली थी, शिवराज जी का चेहरा आगे किया था, हालांकि ऐलान नहीं किया था वो सीएम बनेंगे, पर चुनाव सही मायनों में कुछ ना कुछ शिवराज के चेहरे पर भी हुआ, और 163 सीटें मिली विजय जी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसा बहुमत नहीं मिला। सब मानते हैं कि लाडली बहना और शिवराज जी के चेहरे ने वहां बड़ा रोल प्ले किया। ऐसे में शिवराज जी का पत्ता काटना आपको सही लगता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये काम तो ठीक हुआ था कि शिवराज जी ने किया है। मैं कह रहा हूं कि शिवराज जी बहुत लोकप्रिय नेता रहे, लेकिन आप सोचिए कि चुनावों से पहले सभी लोग, जितने विद्वान यहां बैठे, वो चर्चा कर रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है 18 साल की शिवराज जी की, तो वो कैसे चलेगी। शिवराज जी को ये हो सकता है कि स्ट्रेटेजी वाइज उन्होंने तय किया हो पार्टी ने कि एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए सीएम फेस से शिवराज जी को हटा दिया जाए। और उसका फायदा क्या हुआ कि वो विलेन से विक्टिम बन गए, और एक सिंपैथाइज पूरा के पूरा उनके साथ हो गया। लोगों की बड़ी जो है संवेदनाएं और प्रेम और सब कुछ, लाडली बहनों का वो सब कुछ जुड़ गया। और शिवराज जी ने भी पूरी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि पार्टी ने ये मैसेज पहले कर दिया कि वो वहां पर चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। और मैं, एक चर्चा आपके साथ हुई थी या नहीं, लेकिन मैंने ये कहा कि 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी ने गलती की थी वो नहीं दोहराना चाहती। ये तीनों चेहरे 2018 में बदलने थे पार्टी को, लेकिन तीनों को उसने छोड़ दिया और नई लीडरशिप तैयार नहीं की थी। अब वो 2023 में ये गलती नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जगह ही नहीं बची है। ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए इसको देखना चाहिए। अब बाकी 2024 के चुनाव और ये सब तो वो सारी चीजें वो देखते ही, वो बैठे ही दिन भर यही काम करते हैं। ठीक है, ओके, आलोक मुद्दा नहीं है। लेकिन मोहन यादव करेंगे, और एक नरोत्तम मिश्रा साहब अभी मंत्री होते थे, उनसे मिलता जुलता काम कुछ मोहन यादव भी करेंगे, तो वो भी एक बैलेंस होगा पार्टी के लिए। ओके, आलोक शर्मा। आलोक जी, आपकी प्रतिक्रिया, फिर आ रहा हूं प्रत्युष कंठ और वारिस पठान। आलोक जी, संघ के करीबी मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, और मोहन यादव की छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की है, इसमें कोई शक नहीं है। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को बधाई, मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री और नए 2 डिप्टी सीएम मिलने जा रहे हैं, जिनका नाम का ऐलान हुआ है। और ये बीजेपी का विशेषाधिकार है, विधायकों का विशेषाधिकार है कि वो किसको बनाते हैं। हमारी शुभकामनाएं कि वो मध्य प्रदेश के लिए और अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का चर्चा में सुनाई दिया, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा। नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर होंगे, ऐसी भी खबर है, तो स्पीकर भी नया, वो राज्य में ही रहेंगे, केंद्र में नहीं होंगे। हाँ, नहीं, ठीक है, स्पीकर देखिए, वो बीजेपी का वो है, वो तो वैसे भी अब उनका वो जो कनाडा वनाडा वाला इशू था, वो पता नहीं क्या रहेगा। खैर चलो, वो तो जो भी है, हो सकता है सीएम भी रह जाते, पर वो शायद समय पे कुछ गड़बड़ हो गई वो। खैर, मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो हर्षवर्धन भाई का बड़ा मतलब धन्यवाद दूंगा। उन्होंने आज बड़ी रोचक जानकारियां दी हैं कि भाई बीजेपी में घनघोर जो मतलब आरएसएस के लोग हैं वो सीएम बन रहे हैं। तो हर्षवर्धन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बीजेपी को और आरएसएस को जिस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं
और मैं तो कहूँगा मेरी संवेदनाएं हैं शिवराज जी के लिए भी, ज्योतिरादित्य जी के लिए भी। ज्योतिरादित्य जी की कोई उम्र नहीं है, अभी आगे मौका लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे वो भी बने। और मुझे लगता है कि सारा इसका लब्बो लबाब ये है कि आप किसी को भी बना रहे हैं, क्या केवल जातिगत समीकरण देखकर बना रहे हैं कि एक एससी बना दीजिए, एक ब्राह्मण बना दीजिए, क्या या आपने कोई एफिशिएंसी देखकर बनाया है? ये तो खैर समय बताएगा। कई बार हम किसी को सोचते हैं कि पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो है वो जनता का होता है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो भाजपा का नहीं है। और मध्य प्रदेश की जनता और कभी आप कहते हैं कि 100 में से सिर्फ 3 ओबीसी अफसर हैं, कभी आप कहते हैं कितने ओबीसी को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया। अब जब बना रहे हैं उनको, तब आप कह रहे हैं कि भैया एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। क्या चाह क्या रहे हैं आप? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि क्या जिस तरह से लब्बो लबाब अभी जो डिस्कशन हुआ, क्या मतलब मोदी जी तो कहते हैं ये जातियां कुछ होती नहीं है, और मोदी जी कहते हैं 4 ही जातियां होती हैं। अब यहाँ इस चर्चा में तो और भी कुछ सुनने को मिल गया। खैर वो बीजेपी का है, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। मोदी जी भी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि बीजेपी को शुभकामनाएं, और मध्य प्रदेश की जनता को भी शुभकामनाएं कि बहुत अच्छे से वो काम करें सब मिलकर। अच्छा आलोक जी, अब बीजेपी ने तो अपने 2 राज्यों के सीएम अनाउंस कर दिए। आप भी वो नेता प्रतिपक्ष का वो किस्सा सुलझा लीजिए अपना। 2-3 राज्यों में अटका पड़ा है वो भी, कमलनाथ जी, अशोक गहलोत। क्या होगा उधर भूपेश बघेल? मतलब आप चाहते हैं मतलब आप चाहते हैं कि सीएम वो डिक्लेयर ना करें, नेता प्रतिपक्ष पहले डिक्लेयर हो जाए। गजब करते हैं मानक जी। नहीं अब तो हो गया ना। आसाम में 42 दिन के बाद मंत्रिमंडल बना था। नहीं हो गया, इसलिए पूछ रहा हूं मैं, पहले नहीं पूछता मैं। अब तो बीजेपी ने अनाउंस कर दिए 2 सीएम। सुनिए ना प्रभु, सुनिए ना, आपको सवाल बीजेपी से पूछ लेना कि भाई उन्होंने तो रेवंत रेड्डी का मंत्रिमंडल डिक्लेयर कर दिया। आपके आसाम में 42 दिन बाद मंत्रिमंडल बना था, और महाराष्ट्र में भी 40 दिन के बाद बना था। मानक जी एक तरफा मत देखिए ना, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बन जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप अभी? ठीक है, ओके। प्रत्युष कंठ, अरे भाई शिवराज जी ने क्या गलती कर दी? जैसे मैंने विजय जी से कहा अभी, प्रत्युष आपको भी पता है 163 सीटें हैं, आपको भी पता है, मनी मन सब जानते हैं कि अकेले मोदी जी के नाम पर नहीं आई है, उसमें शिवराज जी का भी योगदान है। मानक जी मैं बीच में आऊंगा, ये बाकी लोगों से तो आप कैट डॉग इसकी स्पेलिंग पूछ रहे हो, प्रत्युष कंठ जी से कहा आप चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ कि शिवराज सिंह से क्या गलती हो गई। ये कोई मतलब है? विजय सिंह से कुछ पूछ रहे हैं आप क्यों बनाया, हर्षवर्धन से पूछ रहे हैं आप कि उनको क्यों बनाया, सब उसका विश्लेषण कर रहे हैं। मुझे सब मौका पे बोलने का। हाँ बोलिए। शायद मैं स्पेलिंग बता दूं। हाँ बोलिए। सर मुझे बस एक ही पॉइंट, इतने वरिष्ठ पत्रकारों को सुना, सबको सुना सर, मुझे बस एक ही पॉइंट आपके शो में ऐड करना है सर, कि आप ये मानते हो कि इंडियन डेमोक्रेसी का एक नया चैप्टर खुला है सर, कि जो वर्कर है, जो काम करता आया है, जिसको ग्राउंड लेवल पे है, इतना टाइम लगता है, सारे एमएलओ से बात होती है तब नेता चूज किया जाता है सर। या हम लोग भारत में यूज्ड टू हो गए फैमिली पॉलिटिकल पार्टी से, कि मदर सन बैठे, कहीं अखबार खोलिएगा तो इसने अपने भतीजे को बना दिया, उसने अपने बेटे को बना दिया, उसने अपने बहू को बना दिया। सर भारतीय जनता पार्टी एक अलग लेवल के पॉलिटिक्स को लेके गई है सर, और ये जो आप छत्तीसगढ़ में देखे हैं या आज आपने मध्य प्रदेश में देखा है, ये दिखाता है कि हमारे यहाँ सिस्टम कितना इन प्लेस है, कितना हर एमएलए से बात होती है, हमारे ऑब्जर्वर जाते हैं और वो रिफ्लेक्ट करता है। बट जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं पुराने जमाने के, वो यूज्ड टू है गांधी परिवार के 60 साल के, कि भाई बैठा इसको बना दो उसको हटा दो, ऐसा नहीं होता है सर। और हमारे यहाँ हर बूथ लेवल वर्कर का भी उतना ही मेहनत होता है जितना एक एमएलए का होता है, जितना एक बड़े नेता का होता है सर। हर आदमी इक्वल काम करता है। तो इंडियन डेमोक्रेसी को देखने का थोड़ा तरीका बदला जाए सर, और भारतीय जनता पार्टी वो दिखा रही है कि जितने 5 दिन से आप अखबार में पढ़ रहे थे। जी सर। प्रत्युष भाई आपको भी पता है कांग्रेस पार्टी में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिस्टम है। अब एग्जैक्टली पर्यवेक्षक तय किए जाते हैं दिल्ली से, वो जाते हैं राजधानी में जहां भी चुनाव का नतीजा आया होता है, विधायक दल की बैठक होती है और उसके बाद नेता का ऐलान हो जाता है। आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी में सेम सिस्टम है ये पर्यवेक्षक वाला। सर
सर मैं श्योर हूं कि आप सीरियस नहीं है सर। जहां पे राहुल गांधी के सामने प्रेसिडेंट नहीं बैठता है सर, जहां प्रियंका गांधी कुछ भी नहीं हो हर जगह बैठती हैं, हाउ कैन यू कंपेयर सर एप्पल्स एंड मैंगोज सर? प्लीज, कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर। आपके क्वेश्चन में कोई तथ्य नहीं है सर उसके अंदर में। ये हम लोगों को 5 दिन से अखबार अटकलें लगा रही है, इतना टाइम लग रहा है, ये हो रहा है सर। ये दिखाता है कि बीजेपी में होमवर्क होती है। हर आदमी जो जीत के आया है ड्यू प्रोसेस फॉलो होता है, उसके बाद चूज किया जाता है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। वन सेकंड। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली से नहीं चुना गया है मुख्यमंत्री दोनों राज्यों में, और कांग्रेस में दिल्ली से चुना जाता है, यही कह रहे हैं आप? कांग्रेस में तो परिवार चूज करती है सर। वहां पे कौन सा डेमोक्रेटिक सेटअप इन प्लेस है सर? हाँ, जहां पे प्रेसिडेंट कुर्सी पे नहीं बैठता इतना सीनियर होके, और राहुल गांधी के लिए बगल में कुर्सी लगता है सर। हाउ कैन यू कंपेयर बोथ द प्रोसेस? अच्छा ठीक है, ओके, मैंने मान लिया। वन सेकंड, मैंने मान लिया। सुनिए ना, एक सेकंड। आपने कहा कांग्रेस में गांधी परिवार तय करता है मुख्यमंत्री, ओके, मैंने मान लिया एक सेकंड के लिए। क्या बीजेपी में दिल्ली में नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी तय करती है या नहीं करती है, ये पूछ रहा हूं मैं सर। हमारे यहां तो सर आपको बताया बिल्कुल सिस्टम इन प्लेस है। लोगों ने मिला, चूज किया कि हर स्टेट में खट्टर जी जाएंगे, सब लोग जाएंगे, जाके चूज करके आएंगे, हर एमएलए से बात करेंगे जो जीत के आया है सर। एक सिस्टम है सर यहाँ पे सर, और यहाँ हर वर्कर का उतनी वक्त है। कल कोई भी कुछ भी बन सकता है, और जो बड़े पोस्ट पे है वो आके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है सर। प्रोसेस को समझिए सर। कांग्रेस, अच्छा, बीजेपी में सब मिलकर तय करते हैं, एक अलग प्रोसेस है। बीजेपी में सब मिलकर तय करते हैं, कांग्रेस में गांधी परिवार तय करता है, ये कह रहे हैं आप? हमारे यहां ड्यू प्रोसेस है और वहां गांधी परिवार तय करता है, बिल्कुल यही बोल रहा हूं सर। प्रत्युष, ड्यू प्रोसेस का मतलब मिलकर तय करते हैं ना, मतलब आप कह रहे हैं मोदी शाह का फैसला नहीं है, ये सब मिलकर तय करते हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर। हमारे यहां तो सेटअप पूरा प्रोसीजर सेट में है सर। इट इज पुट इन प्लेस, उसको फॉलो किया जाता है। क्योंकि हमारे जो पत्रकार वरिष्ठ हैं वो इतने सालों से गांधी परिवार को सीएम चूज करते देखे हैं, तो वो उसी प्रकार से लिखते हैं। आप खुद अखबार का देख लीजिए 4 दिन से सर, कितनी अटकलें लगाई गई हैं। एक मिनट, वन सेकंड प्रत्युष, एक सेकंड। नहीं, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी और दे दीजिए, थोड़ी सी क्लैरिटी और दे दीजिए। देखिए, सब कहते हैं केंद्रीय आला कमान तय करेगा, केंद्रीय आला कमान, सब कहते हैं, खुल के कहते हैं और ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। आप ये कहने को तैयार नहीं है, क्यों भाई, क्या दिक्कत है? मान लीजिए ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड की आप बार बार दुहाई देते हैं ना, तो कह दीजिए ना पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल मिलकर तय करते हैं। सर मैं आपके डराने से सर ब्राउबीट नहीं हो जाऊंगा सर। और मैं डरा नहीं रहा हूं भाई, मैं थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रहा हूं। प्रोसेस है जो लोगों को समझना पड़ेगा। और आप ट्रस्ट करिए सर, 1-2 साल के अंदर में जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो दिल्ली बैठते हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं, वो भी लिखना शुरू कर देंगे और बोलना शुरू कर देंगे सर। ये एक प्रोसेस है, ये एक नया चीज है हिंदुस्तान के लिए सर, जो फॉलो होगा सर। बीजेपी बहुत सालों से करते आई है सर। अब नए चेहरे आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया भाई। अरे इसलिए हुआ कि एक प्रोसेस फॉलो हुआ, वहां जाके लगा ऑब्जर्वर्स को कि एमएलए बोल रहे हैं हमें ये चेहरा चाहिए, ये लोग चाहिए जो ने वो करे। और हमारे यहां नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का कोई रोल थोड़ी मैं बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर लीडर है सर। हम इलेक्शन लड़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर को उनके अंदर में लड़ते हैं सर। क्यों? क्योंकि सबसे पॉपुलर लीडर है सर। बच्चा हो, औरत हो, बुजुर्ग हो, आर्मी मैन हो, फार्मर हो, सब बोलता हमारा नेता कौन? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता है हमारे सर, इसमें कौन सा डिस्प्यूट है सर। बट नरेंद्र मोदी जी कोई परिवार की वजह से नहीं बने हैं सर, वो उसी तरह से बने। तो आपको ये कहने में क्या दिक्कत है कि मोदी जी के नाम पर वोट मिला है तो मोदी जी तय कर सकते हैं, ये बोलने में क्या दिक्कत है फिर? नहीं सर, क्यों बोलूंगा मैं? नरेंद्र मोदी जी के नाम पे तो वोट मिलता ही है सर। मोदी तो दिल में है लोगों के सर, वो तो है ही है सर। बट हमारे यहां नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं जो गांधी परिवार में होता है। हमारे यहाँ ड्यू प्रोसेस फॉलो होता है सर, वो इसमें भी फॉलो हुआ है सर। एंड इट इज हाई टाइम वी बाय दैट थ्योरी सर। ठीक है, ओके। क्या आलोक जी क्या कह रहे हैं? आलोक जी कुछ कह रहे हैं? मैं केवल ये कह रहा हूं कि बीजेपी